हेलो, नमस्कार सभी को। अपने कक्षा 8 का पहला जो पाठ है फसल उत्पादन प्रबंधन, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। एक पीछे क्लास के अंदर हमने फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में पढ़ा। उसके बाद संजीव और निर्जीव के बारे में परिभाषा आपको बताई। संजीव अपने भोजन किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं, और भोजन करने वाले जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो इस तरीके से अपने पीछे अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने क्लास के अंदर अपने कृषि पद्धतियाँ जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि फसल क्या होती है, फसल किसे कहते हैं, क्या इसका अर्थ होता है, कितने प्रकार की होती हैं फसलें, और फसल उगाने के लिए अपने किसान को पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं अपने खेत के अंदर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। तो ये फसल की परिभाषा प्रश्न आप नोट कर सकते हो कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यानी कि अगर गेहूं है तो गेहूं को अपने खेत में बोते हैं तो एक ही जगह पे उसको बोया जाता है खेत के अंदर गेहूं को। अब ऐसा तो नहीं गेहूं के साथ में ही बीच में या पर सरसों लगा दी जाए। तो जब गेहूं बीजी है तो वो गेहूं ही अपने बोते हैं ज़मीन के अंदर, या फिर नरमा है तो नरमा ही लगाएंगे। ऐसे नहीं कि बीच में उसके कपास, बीच बीच में कपास लगा दी। तो इस तरीके से एक ही क्षेत्र पर एक ही प्रकार के, एक ही किस्म के पौधे जो उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि सब्जी वाली फसल होती है, कोई तेल वाली फसल होती है, कोई खाने वाली फसल होती है, यानी कि अन्न वाली फसल होती है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। जैसे अन्न का मतलब जैसे अपने बाजरा और गेहूँ, चावल वगैरह हो गए। सब्जियाँ एवं फल, जिस मौसम में जब पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब कुछ फसलें होती हैं सर्दी में उगाई जाती हैं, कुछ फसलें जो होती है गर्मी में उगाई जाती हैं। तो मौसम के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो उसकी भारत एक विशाल देश है, यानी कि बहुत बड़ा देश है, जहाँ ताप का मतलब गर्मी कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। आर्द्रता होगी, नमी, ठीक है। और उसके बाद वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। तो जैसे ताप अपने राजस्थान में अधिक होता है, अगर पंजाब, हरियाणा, इधर हिमाचल प्रदेश में चले जाए तो ये तापमान में धीरे धीरे कमी आती है। तो वहाँ पे नमी की जो मात्रा बढ़ती जाती है, और वर्षा राजस्थान में कम होती है। तो दूसरी जगहों पे अपने चले जाएं तो वर्षा वहाँ पे अधिक होती है। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, यानी कि एक जगह पे अपने यहाँ पे कुछ अलग है, मौसम अलग होता है, वातावरण यहाँ पे अलग होता है। और दूसरी जगह पे चले जाएंगे तो वहाँ का जो जलवायु भी है, वातावरण वो अलग होता है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार, तो जो देश के विभिन्न अलग अलग भाग हैं वहाँ पे विविध प्रकार के अपने को मौसमों के अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। भारत के यानी कि बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ पे विभिन्न भागों में विभिन्न फसलें उगाई जाती है, यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग फसलें हैं वो भारत में उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी कि काफ़ी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं और इन सभी फसलों को दो भागों में बांटा गया है। तो पहली जो फसल है अपनी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल क्या हो जाएगी, वह फसल जैसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं, यानी कि जो अपने नरमा वगैरह बीज रखा है या धान चावल लगा रखे हैं तो ये सारी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। ये सामान्यतः जून से सितंबर तक होती हैं, यानी कि जून के अंदर इसको बोया जाता है और सितंबर तक ये पक जाती हैं। उसके बाद है रबी की फसल। तो शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। जैसे गेहूँ होती है, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं। तो जब सर्दी ऋतु स्टार्ट होती है, ठंड पड़ना स्टार्ट होती है, तब अपने देखते हैं गेहूँ अपने खेतों में बुवाई की जाती है, बुझाई की जाती है उसकी। तो इसका जो रबी की फसल का जो टाइम है वो अक्टूबर से मार्च तक होता है, यानी कि अक्टूबर के अंदर इसको बोया जाता है और उसके बाद मार्च के अंदर इसको काट लिया जाता है। और जो खरीफ की फसल है वो जून के अंदर बोई जाती है और सितंबर तक इसको इकट्ठा कर लिया जाता है।
इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। तो विभिन्न प्रकार की सब्जियां और दालें होती हैं, ये भी अलग अलग समय पर इनको उगाया जाता है। उसके बाद है आधारिक फसल पद्धतियाँ। फसल पद्धतियाँ यानी कि किस तरीके से अपने फसल को बोने से पहले क्या तैयारी करते हैं, फसल को बोने के बाद उसके बाद क्या कुछ किया जाता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की पद्धतियाँ अपने काम में आती हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, ठीक है, तो इसके प्रश्न आप सोचना, नहीं तो आगे आगे अपनी चर्चा करेंगे इसके बारे में। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो सर्दी ऋतु के अंदर इतना वर्षा नहीं होती और धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। आपने देखा ही होगा जो चावल अपने बोते हैं, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। अब फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप का मतलब अनेक उसको काम करने पड़ते हैं। जैसे पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है, खेत को तैयार करना, उसके बाद उसकी बुवाई करना है, उसके अंदर खाद डालना है, उर्वरक डालना है, उसकी सिंचाई करना है, उसकी फिर सिंचाई के बाद वापस बुवाई बिजाई करते हैं, उसके बाद फिर उसमें खरपतवार हो जाते हैं, खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर उसकी कटाई करते हैं फसल की और उसके बाद उसका भंडारण करते हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं किसान को। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए। तो ये सारे के सारे जो काम किसान को करने पड़ते हैं इसको क्या बोलते हैं, कृषि पद्धतियां कहते हैं। अगर प्रश्न आते हैं कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो अभी आगे जो नाम आएंगे वो सारे के सारे क्या हैं, कृषि पद्धतियां होती हैं। जैसे कि पहला है मिट्टी तैयार करना। तो कोई भी फसल बोनी है तो फसल बोने के लिए पहले खेत को तैयार करना पड़ता है, खेत को समतल करना पड़ता है, मिट्टी तैयार करना, फिर उसकी बुवाई करनी पड़ती है, फिर उसके अंदर खाद देनी पड़ती है, उर्वरक डालना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी बिजाई होती है, फिर उसमें खरपतवार से सुरक्षा करनी पड़ती है, कटाई, भंडारण। तो ये सारी की सारी क्या है, कृषि पद्धतियाँ होती हैं। अब इसके बारे में अपने बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी तैयार करना किस प्रकार से मिट्टी तैयार होती है उसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। इसके अंदर फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। नहीं, कोई भी फसल उगानी है उसके लिए खेत को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला काम होता है किसान का। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। उसकी बुवाई करते हैं तो मिट्टी क्या होती है, ऊपर वाली मिट्टी जैसे अपने कल्टीवेटर से या प्लाऊ वगैरह करते हैं तो ऊपर वाली मिट्टी नीचे हो जाती है, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ जाती है, मिट्टी का पलटना हो गया। उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। और मिट्टी अगर अपनी पोली होगी तो उसी के अंदर अपने जो बीज है बोते हैं, बीज बोने से फिर वो उगाता है। तो अगर वो मिट्टी ज़्यादा पोली नहीं होगी तो जो बीज है, जो पौधा है, वो अपना जमीन से बाहर नहीं आएगा। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में दसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। अब पोली मिट्टी जो होगी तो उसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोली मिट्टी के अंदर हवा जो होती है वो आसानी से अंदर प्रवेश कर जाती है पोली मिट्टी के अंदर। तो जिससे क्या होता है कि उसकी जो जड़ें हैं, पौधे की जड़ें हैं, वो श्वसन अच्छे तरीके से कर पाती है, वहाँ तक जो वायु है, जो ऑक्सीजन है, वो अच्छे से पहुँच पाती है। और अगर मिट्टी पोली नहीं होगी, ऊपर से कठोर परत होगी, तो उसमें जो वायु है वो प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे क्या होता है कि पौधे की जड़ें जो है वो कमज़ोर रह जाती हैं। अब जिसकी जड़ें कमज़ोर रह जाएगी वो पौधा भी क्या होगा, कमज़ोर होगा, फसल क्या होगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए जो मिट्टी को पोला करना है वो अत्यंत आवश्यक है। जितनी मिट्टी ज़्यादा पोली होगी उतना ही उसके अंदर हवा अच्छे तरीके से प्रवेश करेगी। हवा प्रवेश करती है वो जड़ों तक पहुँचेगी, तो जड़ें क्या होती है, नीचे ज़्यादा गहराई तक जाएंगी और ऊपर का जो पौधा है वो भी ज़्यादा मजबूती से खड़ा रहेगा। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। अब जो पोली मिट्टी होती है तो उसके अंदर जो अपने केंचुए छोड़ दिए जाते हैं, या सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कृषि मित्र होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों को सड़ने गलने या खाद को मिट्टी के अंदर मिलाने का काम करते हैं, तो उनको सहायता मिलती है। मिट्टी पोली होगी तो वो नीचे आसानी से नीचे तक चले जाएंगे, गहराई तक चले जाते हैं और उनको भी श्वसन अच्छे तरीके से मिलता रहता है। यह जीव किसानों के मित्र है, ठीक है। जो सभी जो सूक्ष्म जीव है किसानों के मित्र है, क्योंकि यह मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस
बनाते हैं। ह्यूमन्स क्या होता है, एक प्रकार का पोषक तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, पौधे को विभिन्न प्रकार की ऊर्जा या पोषक तत्व उनको उपलब्ध करवाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तक सूक्ष्म कुछ संजीव होते हैं जो मिट्टी के अंदर ही, आपने देखा विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं। मिट्टी के अंदर नीचे ही जल होता है, मिट्टी के अंदर ही वायु होती है, और कुछ संजीव होते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु मिट्टी में पाए जाते हैं। अब कोई पौधा मृत हो गया है, अच्छे तरीके से वो उग नहीं पाया, तो वो मिट्टी के अंदर ही मिल जाता है। या कोई जीव वगैरह, छोटे जीव होते हैं, वो मर जाते हैं, तो मरने के बाद वो मिट्टी के अंदर ही सड़ गल जाते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों को अपघटित होते हैं। अपघटित का मतलब होता है उसको मिट्टी के अंदर ही मिला देते हैं। जैसे अपने कोई पशु वगैरह मर जाता है तो उसको अपने मिट्टी के अंदर दफना देते हैं, तो वहां पे क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जो उस मृत पशु के जो शरीर को होते हैं वो मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं, और वहां से जो काफी सारे जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा के अंदर मिल जाते हैं, जो पौधों के तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं जब पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर में ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। यानी कि जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की, उसी के अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए, जो फसल के लिए, फसल की वृद्धि के सहायक होते हैं। इससे उल्टने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उल्टना पलटना, पोला करना फसल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब मिट्टी के अंदर काफी प्रकार के पोषक तत्व मिले होते हैं, तो अपने उसको उल्ट पलट करेंगे तो वो जो पोषक तत्व है वो ऊपर की परत में आ जाते हैं। तो जो क्या होते हैं कि पोषक तत्व जो होते हैं वो जो भी अपने फसल बोई है, जो भी अपने पौधे लगाए हैं, उसकी वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि मिट्टी को उल्टना या पलटना या फिर पोला करना बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसके बाद मिट्टी को उल्टने पलटने पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, यानी कि इसको अपने जुताई बोलते हैं। जैसे आजकल के टाइम में तो कल्टीवेटर वगैरह ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के अपने कर सकते हैं। तो पीछे अपने पहले आपने देखा भी होगा कि जो अपने घरों में बैल होते हैं या ऊंट वगैरह होते हैं, तो उनके पीछे हल जोत कर उस मिट्टी को उल्टा पलटा जाता था, उसकी जुताई की जाती थी। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले भी हो सकते हैं। अगर मिट्टी यानी कठोर है, वो सूखी हुई है, तो अगर अपने उसको गीला करेंगे, गीला करने के बाद अगर उसकी जुताई करते हैं तो उसके बड़े बड़े डेले बन जाते हैं। इससे इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। जैसे अपने सुहागा वगैरह बोलते हैं, एक उसको चलाया जाता है तो उससे क्या होता है कि वो जो डेले हैं वो टूट जाते हैं। बुवाई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद में बड़ी भांति मिल जाती है। बुवाई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आगे जो पार्ट है वो अपने आगे वाले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे आपको स्पेलिंग लिखी हुई मिलेगी जहाँ पे अपनी वीडियो देख रही हैं लाल रंग के अंदर, तो उसको उंगली से टच कर देना, चैनल क्या हो जाएगा अपना सब्सक्राइब हो जाएगा। तो धन्यवाद, शुभ दिन।